आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे कि तत्वों के जो परमाणु हैं उनको आधुनिक प्रतीक क्या है, उनका नाम कैसे पड़ा और उन सिंबल्स को, उनके चिन्हों को कैसे लिखा जाता है। साथ ही आज हम बात करेंगे कि जो अणु हैं वो तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु और उन सब का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान, इन सब को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मोल कंसेप्ट, ये सारा आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ तत्व होते हैं जो हमारे आसपास पाए गए थे, उनके सिंबल्स कैसे लिखे गए। आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु या तो तत्व या यौगिकों से बनी है और हर एक तत्व और यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं और इन तत्वों के एक यूनिक नेम या यूनिक सिंबल होता है। जैसे मानव जाति में नाम है हम सबके, इसी तरीके से तत्वों के भी नाम हैं और उनके चिन्ह हैं। जब तत्वों को फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, तो उनके नाम उनके प्लेसेस के आधार पर या कोई कलर मैच करता है आसपास की सराउंडिंग के साथ, उसके आधार पर उनका नाम रखा गया था। जैसे कॉपर है, कॉपर को डिराइव किया गया था साइप्रस से और ये एक प्लेस का नाम है। इसी तरीके से गोल्ड है, इंग्लिश का वर्ड येलो एक नेम है कलर का, उस तत्व का नाम रखा गया था। तो इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं जिनको सिर्फ अपने आसपास के प्लेसेस या कलर्स या दूसरे चिन्हों को ध्यान में रखकर उन तत्वों के नाम रखे गए थे। लेकिन बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन आई, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी तत्वों के नामों को इम्प्रूव किया, उनके चिन्ह और उनको किस यूनिट में, किस इकाई में मापा जाएगा, उस सब को मेजर करने के लिए एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी तरीके से इस IUPAC के आधार पर कुछ सिंबल जो होते हैं तत्वों के, उसका फर्स्ट या सेकंड लेटर होता है इंग्लिश का, और या किसी का फर्स्ट है किसी का सेकंड है, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे सोडियम है Na, N कैपिटल है और A क्या है, स्मॉल है। इसी तरीके से हम चिन्हों के ध्यान में रख के, उनकी स्टडी करके, हम किसी भी यौगिक में जो तत्व प्रेजेंट होते हैं उनको हम पहचान सकते हैं, उनके नाम, उनके सिंबल, उनकी इकाई है वो सब हम जान सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं कुछ तत्वों के नाम और उनके चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन, स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मतलब तत्व, सिंबल, उनके चिन्ह। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम He, लिथियम Li। फर्स्ट लेटर सभी के कैपिटल हैं और सेकंड लेटर स्मॉल है। तो ये IUPAC के आधार पर इनके नाम और चिन्हों को रखा गया। बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। इस तरीके से बहुत सारे चिन्ह इसके अंदर दिए हुए टेबल के अंदर, ये आपको कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा कण है, जिसको हमने पढ़ा कि डाल्टन ने भी कहा कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो हम क्या देखना चाहेंगे कि क्या इसका मास होता है या नहीं, क्या इसका कुछ द्रव्यमान है या नहीं। लेकिन बाद में जॉन डाल्टन ने कहा कि हर एक तत्व के अंदर उसका कुछ परमाणु द्रव्यमान होता है, क्योंकि तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और उन्होंने जो स्थिर अनुपात का नियम है उसके आधार पर तत्वों के परमाणु मास के साथ रिलेट किया और उसको कैलकुलेट किया। जो परमाणु द्रव्यमान है उसको जो में मापा जाता है उसको एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मापा जाता है, जिसका सिंबल है U। और एक U मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट को डाल्टन ने कार्बन एटम के साथ रिलेट किया, जिसका इसका मतलब एक U 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर माना गया। आइए इसको समझते हैं कैसे हुआ। माना कि ये कार्बन एक वाटरमेलन है, तरबूज है, और तरबूज के हम उसके 12 स्लाइसेस कर लेते हैं। तो एक स्लाइस का वेट है 1U, तो 12 का हुआ 12U एटॉमिक मास। इसका मतलब 2 स्लाइस हैं तो हीलियम के साथ रिजेंबल करें। जो मैंने पीछे टेबल दिखाई थी आपको,
उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 से 20 तक आप उसको याद करेंगे, उसके मासेस ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर 16 स्लाइसेस हैं तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल करेगा। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, एक तरफ हीलियम एटम है और दूसरी तरफ 1/12 के 2 पीसेज हैं। इस डिस्क में से 2 पीसेज निकालकर बैलेंस किया गया है तराजू पे। इसका मतलब 2 पीस जो स्लाइस है इस डिस्क की वो हीलियम के बराबर है। अगर 1 होता तो हाइड्रोजन, 3 है तो लिथियम, 4 है बेरिलियम, 5 है तो बोरोन, 6 है कार्बन। इस तरीके से उनके मासेस के आधार पर उनकी स्लाइसेस को इक्विवेलेंट किया गया। उसके बाद आता है तत्वों के अणु। अणु 3 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, एक तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु और आयन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्वों के अणु। कुछ जो एटम्स होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो तत्वों के अणु हैं वो बनाते हैं। और जब तत्वों के अणु के अंदर जितने एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो उसकी परमाणुकता या एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, जो ओजोन है O3, वो O और O2 में टूट जाती है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गैस इन 2 अलग अलग तत्वों के अंदर टूट जाती है। तो तीनों में जो परमाणु अलग अलग हैं, जैसे O3 है उसमें 3 परमाणु हैं तो इसकी एटोमिसिटी होगी 3। एक ऑक्सीजन अकेला है तो 1 है, 2 ऑक्सीजन गैस है तो 2 एटम्स है उसके अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं हमारे पास। जो धातु है जैसे आर्गन है 1 है तो इसको हम बोलेंगे 1 परमाणु। हीलियम के अंदर 1 है, 1 परमाणु। ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स हैं तो द्विपरमाणु। हाइड्रोजन के अंदर भी 2 हैं तो 2 डायएटॉमिक, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन के अंदर 2 हैं, द्विपरमाणु। ऐसा हम थोड़ा यूनिक ढूंढ लेते हैं। इसमें फास्फोरस P4 तो चतुर्परमाणुक है, 4 है इसमें। चतुर मीन्स 4। S8 है तो पोली एटॉमिक है, इसको हम काउंटिंग नहीं देंगे इससे ज़्यादा, उसको हम बहुपरमाणुक कहेंगे 4 से ज़्यादा वालों को। इसी तरीके से सोडियम में 1 है तो 1 परमाणुक है। तो धातु या धातु कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके नाम और उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। आइए देखते हैं यौगिकों के अणु। यौगिक क्या है? सबसे पहले जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं जब आपस में ज्वाइन कर जाते हैं एक स्थिर अनुपात में तो उसको हम यौगिकों के अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, वाटर बन जाता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के। इस टेबल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये यौगिक हैं वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ में इनके सूत्र भी लिखे हुए हैं। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट ज्वाइन करते हैं, संगठन किस किस तत्व का होता है। जैसे वाटर है तो उसमें H2O इसका फार्मूला है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो नंबर ऑफ एटम हम बता सकते हैं किसी भी तत्व में उसकी परमाणुकता निकालने के लिए। इसी तरीके से अमोनिया है NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। HNO3 इसके अंदर 3 एटम्स हैं, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है आयन्स क्या हैं। आयन क्या हैं? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो आवेशित कण हैं, उन्हीं को आयन्स कहते हैं। मतलब आयन एक आवेशित कण है और ये 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जिस भी कण के ऊपर ऋण आवेशित कण है तो ऋणात्मक ऋणायन कहेंगे, धन आवेशित कण है तो उसको धनायन कहेंगे। धन मतलब पॉजिटिव, ऋण मतलब नेगेटिव। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर 2 एटम्स हैं Na और Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब सोडियम आयन जो है वो धनायन है और क्लोराइड आयन वो ऋणायन है। तो इस तरीके से हम टेबल में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वो अतत्व जिनकी संयोजकता। अब संयोजकता क्या है? किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी संयोजकता कहलाती है। खोने और लेने की क्षमता, ताकि वो कंप्लीट अपने ऑक्टेट बना सकें, उसको हम संयोजकता कहते हैं। अब सोडियम है जैसे Na+, पोटेशियम है K+, सिल्वर, मैग्नीशियम Mg2+, तो 2+ ये सारे धनायन हैं। अब हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड, ये सारे नेगेटिव हैं तो ये ऋणायन हैं। इसी तरीके से पॉली एटॉमिक आयन्स भी बहुत सारे हैं, जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइट आयन
और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, आयंस कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट। तो पॉली एटॉमिक आयंस और कुछ धात्विक आयन और कुछ अधात्विक आयंस। धातु हमेशा धनायन बनाती है और अधातु हमेशा ऋणायन बनाती है। अब है इनके जो रासायनिक सूत्र हैं उनको कैसे लिखा जाए। माना कि आपको कोई ऐसे बोलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर दो तत्व हैं वो साउंड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखें, क्लोरीन का सिंबल लिखें। फिर उनकी संयोजकता देखें। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लोरीन की भी 1 है लेने की क्षमता, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा HCl। साथ में मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा है दूसरा, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड या वाटर का फार्मूला आप देख लो। वाटर है H2O होता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंबल लिखे ऊपर, नीचे संयोजकता लिखी, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2। जो मैंने आयंस की बात की, हमें जब तक आपको आयंस नहीं पता होंगे तो संयोजकता नहीं निकाल सकते उसकी। तो आयन तभी बनते हैं जब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की है, उसी के आधार पर हम आयन है वो लिखते हैं और वही उसकी संयोजकता होती है। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को, जो पॉलीएटॉमिक जो बहुपरमाणु आयन होते हैं उसको सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर उसके नीचे अणुओं की संख्या लिखेंगे। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारे जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अणु में जितने भी परमाणु मिलकर बना हुआ है उन सब के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर 2 एटम है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। एटम्स की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 1 है, और अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1U है, ऑक्सीजन का है 16। तो इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे इन सबको, तो उसका जो फार्मूला मास है वो आ जाता है 18U या एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट आता है मोल कंसेप्ट, कि मोल संकल्पना क्या है। एक नई यूनिट है वो मोल इंट्रोड्यूस की गई, वो बताने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, एटम्स की फॉर्म में हमें निकालनी, या पार्टिकल्स की फॉर्म में, रादर देन देयर मासेस। हमें उनका द्रव्यमान नहीं देखना, हमें ये देखना है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने या पार्टिकल्स कितने हैं। तो कोई भी किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और पार्टिकल्स का 1 मोल वो क्वांटिटी है उस नंबर में, और वो क्वांटिटी उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के द्रव्यमान या अणुओं के द्रव्यमान, जो कि ग्राम्स में मेजर किया गया है, उसके बराबर होना चाहिए। और जितने भी परमाणु या अणु या कण हैं 1 मोल में वो फिक्स होते हैं। और ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एवोगाड्रो साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चाहे वो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हीलियम है या 16 ग्राम ऑक्सीजन है, कोई भी एटम हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, लेकिन अणु, कण और जो परमाणु हैं उसकी संख्या उस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में बराबर रहेगी, जिसकी वैल्यू है 6.023 × 10⁻23। और इसको कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया गया है N नोड से। और किसी भी एक सब्सटेंस का 1 मोल का जो द्रव्यमान है उसके एटम्स के मास के बराबर होता है, जो कि ग्राम्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कैसे हम, फार्मूला आते हैं, न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का हमेशा पेपर के अंदर, कि कैसे हम, अगर मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो हम उनका मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको फार्मूला याद रखना है, N = m/M। इनमें से अगर 2 वेरिएबल कोई भी दे रखे हैं तो 3rd वेरिएबल आप निकाल सकते हो, और 1 मोल की वैल्यू आपको पता ही है जो फिक्स है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी तरीके से मोल को पार्टिकल में चेंज करना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर पार्टिकल के हिसाब से देखें हम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और इनमें से भी आप दोनों फार्मूलेज को रिलेट करके अगर कोई भी 2 वेरिएशंस आती हैं तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर 3। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।